बच्चों का स्वागत है। और कल फिजिक्स का लेक्चर नहीं हो पाया था क्योंकि वो एप्लीकेशन अपडेट चल रहा है अभी भी। और अब पूरी तरीके से अपडेट आ गया है लेकिन नोटिफिकेशन चालू नहीं हुए हैं। तो जो भी है वो सब आ जाएंगे अभी 1-2 दिन के अंदर अंदर। बाकी प्ले स्टोर से एप्लीकेशन कर सकते हो डाउनलोड। प्ले स्टोर पे आ चुका है अपना एप्लीकेशन। ठीक है। और क्लासेस जो फिजिक्स की हैं वो इसी टाइम पे 5 बजे लगेगी आपकी। लेकिन आज क्या है, जैसे क्लास थी सेकेंड ईयर की तो वो अभी ख़त्म करी है मैंने 10 मिनट पहले, इसलिए 5:30 बजे हो गए। चलो भाई। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर जो अपना था उस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? तो लास्ट लेक्चर की बात करते हैं तो अगर थोड़ा सा आप दिमाग पर जोर डालो तो हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में? डी ब्रोगली के बारे में पढ़ रहे थे अपन। और डी ब्रोगली ने एक फॉर्मूला दिया था। डी ब्रोगली का एक फॉर्मूला पढ़ रहे थे। और वो पढ़ रहे थे आपेक्षीय गति के लिए। किसके लिए पढ़ रहे थे? आपेक्षीय गति के लिए, रिलेटिव मोशन के लिए, आपेक्षीय गति। रिलेटिव मोशन के लिए अपन ये फॉर्मूला पढ़ रहे थे। आपने क्या देखा था कि इस रिलेटिव मोशन के अंदर किसी भी पार्टिकल का जो वेग रहेगा या फिर वेलोसिटी रहेगी वो लगभग प्रकाश के वेग के बराबर रहेगी। ठीक है। प्रकाश के वेग के बराबर रहेगी। 1 मिनट रुको भाई, 1 मिनट। हाँ भाई। तो मैंने क्या कहा, इससे पहला वाला जो केस था उस केस के अंदर हमने डी ब्रोगली का आपेक्षिक गति वाला सिद्धांत पढ़ा था, जिसके अंदर हमने एक फॉर्मूला निकाला था लैम्डा का। लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन में एक फॉर्मूला था अंडर रूट में। क्या था भैया? ई के, और ई के प्लस में 2m0 c²। ये फॉर्मूला निकल के आया था लैम्डा का मान। मतलब कहने का क्या है कि भैया डी ब्रोगली ने लैम्डा का मान बताया उन पार्टिकल्स के लिए जिन पार्टिकल की वेलोसिटी लगभग किसके बराबर रहती है भैया? प्रकाश के वेग c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर इसके बराबर वेलोसिटी रहेगी तो उसके लिए फॉर्मूला काम आएगा। और देखो, अब कई बच्चे क्या सोच रहे हैं कि गुरुजी सवाल कैसे आएगा एग्जाम के अंदर, एग्जाम में सवाल कैसे पूछा जाएगा? देखो सिंपल सा मैं यहाँ पे सवाल लिखता हूँ एक छोटा सा। एग्जाम में सवाल पूछेगा आपसे कि एक्सप्लेन द डी ब्रोगली एक्सपेरिमेंट या फिर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली की जो परिकल्पना है उस परिकल्पना को एक्सप्लेन करो, समझाओ। तो परिकल्पना के अंदर आपको पूरी कहानी जो है, लाइट के बारे में पहले क्या था, फिर अब क्या था, ठीक है, उसके बाद में इन्होंने क्या बताया, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी जो फॉर्मूला दिया है, ठीक है, सभी के बारे में आपको एक छोटी छोटी रामायण लिख देनी है वहां पे। ठीक है। रामायण लिखने के बाद फिर आपको पर्सनली बोलेगा कि या तो आप आपेक्षीय गति के लिए फॉर्मूला निकालो, ठीक है, या फिर अगला जो केस आपका आने वाला है अनआपेक्ष गति, नॉन रिलेटिविटी मोशन, उसके लिए निकालो फॉर्मूला। तो वो आपको वहां पे पर्सनली निकालना पड़ेगा। बात क्लियर है? तो ये वाला काम करना पड़ेगा बाकी। अब यहां पर ये फॉर्मूला तो अपने निकाल लिया था रिलेटिव मोशन के लिए तो, लेकिन अब इसमें यहां पर देख तो भैया यहां पर क्या दिक्कत है? ठीक है। अब सुनो मेरी बात। अब इतना हो गया। अब यहां पर ये इतना लिखने के बाद जितना आपसे पूछा जाए उतना लिख लेना। मतलब कहने मतलब 3 नंबर में सवाल आएगा। ठीक है। अब 3 नंबर में सवाल आएगा तो 3 नंबर के हिसाब से करके आ जाना। 1 1.5 नंबर की तो डेफिनेशन हो जाएगी इसकी हाइपोथेसिस, और उसके बाद 1.5 नंबर का ये जो अपना छोटा डेरिवेशन जो कल किया था अपन ने वो कर लेंगे।
अब अपन बात करते हैं केस नंबर सेकंड की। केस नंबर आपका सेकंड क्या है? केस नंबर सेकंड प्यारे बच्चों है अनआपेक्षीय गति के लिए। क्या है? अनआपेक्षीय गति। अब ये क्या होती है भैया? व्हाट इज नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन? मॉन यहां पे अपन बात करें नॉन नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन। अब यहां पर इसके अंदर क्या होता है कि जो किसी भी पार्टिकल की अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं ना, तो लगभग 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 या फिर आप बोलो बहुत 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 कम प्रकाश के वेग के होता है। कहने का मतलब पृथ्वी अपनी पृथ्वी में अपन निवास करते हैं, तो सपोज करो अपन मैक्सिमम कितना किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकते हैं? 30-40 मैक्सिमम। तो अपनी जो वेलोसिटी है प्रकाश के वेग के बराबर है क्या? नहीं है। प्रकाश के वेग से बहुत कम है अपनी वेलोसिटी। भैया प्रकाश के वेग से बहुत कम अपनी वेलोसिटी है। तो ऐसे पार्टिकलों के लिए भी डी ब्रोगली ने अपना फॉर्मूला दिया कि भैया इस मतलब इस कंडीशन में भी आप वेवलेंथ को फाइंड कर सकते हो, लैम्डा का मान निकाल सकते हो। तो कैसे निकालेंगे देखो। प्यारे बच्चों आपको पता है कि E बराबर यानी कि टोटल एनर्जी का मान काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है। और यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन ली है, और वो किसने ली है? वो ली है आपके डी ब्रोगली भाई साहब ने। डी ब्रोगली ने क्या कहा? अगर मैं यहाँ पे कंडीशन मानता हूं, मान लीजिए कि मुक्त कण फ्री पार्टिकल फ्री पार्टिकल। अब अगर मैं थोड़ा बहुत आपको नॉलेज दूं मुक्त कण के बारे में, फ्री पार्टिकल के बारे में, तो फ्री पार्टिकल एक ऐसा पार्टिकल होगा जो कभी भी अपने जगह पर स्थिर नहीं बैठेगा, वो इधर उधर घूमता रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अगर वो इधर उधर घूमता रहेगा तो उसके पास में काइनेटिक एनर्जी तो होगी, लेकिन उसकी पोटेंशियल एनर्जी पी का जो मान है वो आपका जीरो हो जाएगा। भाई साफ सी बात है, अगर कोई आदमी इधर उधर घूमेगा सारे दिन भर घर पे बैठेगा ही नहीं, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा वो जीरो होगी। ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में ही अपन बात करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों उसके बाद में हम क्या करेंगे देखो, E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब ऊपर नीचे अगर मैं m से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर अपॉन में 2m, जो कि मैं काफी बार कर चुका हूं। यहां से अगर मैं p का मान निकालना चाहूंगा तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट में 2me। बताओ कोई दिक्कत है किसी को? प्यारे बच्चों डी ब्रोगली ने लैम्डा का फॉर्मूला क्या बताया था? लैम्डा बराबर h अपॉन पी। अब आपके पास लैम्डा का मान है, h अपने पास है, p का मान कितना है? अंडर रूट में 2me। तो ये आपके पास में लैम्डा का फॉर्मूला आ गया है, जो कि नॉन रिलेटिविटिक, अब जैसे बोल लेना जैसे आपको अच्छा लगे, अनापेक्षीय गति के लिए आपका लैम्डा का जो मान है, वेवलेंथ का जो मान है, वो आपके सामने है। ज्यादा डीप में नहीं जाना अपन को, लेकिन एग्जाम में इतना पूछता है कि नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन के लिए, अनापेक्षिक गतियों के लिए लैम्डा का मान निकाल के दिखाओ, बस। और बाकी अगर मान लो आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ ले तो सी अपॉन लैम्डा, सी अपॉन लैम्डा, लैम्डा का मान रख दो यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी का मान आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना कि मतलब लैम्डा की जगह मान लो कि फ्रीक्वेंसी आवृत्ति पूछ ले तो उसमें कोई दिक्कत होगी। तो फटाफट एक काम करेंगे, जो केस नंबर सेकंड आपका है उसको उतार लेंगे। ये आपका हो गया अनापेक्षिक गति के लिए फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ तक उतारो फिर अपन आगे चलते हैं।
हाँ भाई, यहां तक आपने उतार लिया। और एक बात आपको याद दिलाऊं मैं, जब आपने 12th क्लास में 13 या 14 नंबर का चैप्टर पढ़ा था तो वहां पर भी आपने डी ब्रोगली के बारे में पढ़ा था, याद करो। और कुछ यादें आपकी ताजा होने वाली है, कुछ फॉर्मूले आपने वहां पर भी पढ़े थे ना, वो सेम फॉर्मूले अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं। हालांकि 12th क्लास में आपने ये जो आपेक्ष गति है, अनापेक्ष गति है, इसके बारे में नहीं पढ़ा था, ठीक है। लेकिन अब जो यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं चार्ज पार्टिकल के बारे में, अगर याद करो, आपको थोड़ा सा याद हो तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए भी हमने डी ब्रोगली के लिए लैम्डा का मान निकाला था। ऐसे आपको याद नहीं आएगा, अभी देखना, वो जो वैल्यू है फिक्स है, आपको याद थी, वो जैसे देखोगे आप तुरंत याद कर लोगे, गुरुजी ये तो हमने पढ़ा था, ठीक है। तो उतार लिया होगा, उम्मीद कर सकता हूँ। आगे चलो मैं, चलो भाई थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं। ठीक है, अब सुनो भी ध्यान से, पेज की थोड़ी शॉर्टेज है आज, बस केवल एक पेज बचा हुआ है ये, तो हम इसी में थोड़ा सा काम करने वाले हैं, ठीक है। सुनो प्यारे बच्चों, अब अगली जो हेडिंग हमारी रहेगी ना, वो क्या रहेगी, अनावेशित कणों के लिए डी ब्रोगली तरंग दे रही है। दो पार्टिकल हैं, एक तो चार्ज पार्टिकल, एक अनचार्ज पार्टिकल, आवेशित कण और अनावेशित कण। तो पहले मैं काम कर रहा हूं अनावेशित कणों के लिए, अनावेशित कणों के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का मान, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। यहाँ पे आप लिख सकते हो डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर अनचार्ज, अनचार्ज पार्टिकल, मतलब जिनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा उनको बोलते हैं अपन अनचार्ज पार्टिकल, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, थोड़ा सा अगर आप सेकेंड ईयर की तरफ जाओगे ना, तो आपको थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा बहुत मैंने पढ़ाई भी था, आपको याद हो तो, यूनिट नंबर ये फोर्थ की बात है शायद, फोर्थ या थर्ड की बात है, उसमें अपन पढ़ते हैं एक मैक्सवेल का इक्वी पार्टीशन लॉ, सम विभाजन सिद्धांत, नाम याद होगा मेरे हिसाब से, सम विभाजन सिद्धांत, इक्वी पार्टीशन लॉ, लिख लो आप, इसको बोलेंगे अपन इक्वी पार्टीशन लॉ। इसके अकॉर्डिंग, सम विभाजन सिद्धांत के अकॉर्डिंग, जो अनचार्ज पार्टिकल होते हैं, जिनके ऊपर चार्ज होता ही नहीं है, वो टेम्परेचर पर निर्भर करते हैं, तापमान पर डिपेंड करते हैं। और एक फॉर्मूला इन्होंने दिया था, E इज इक्वल टू एफ के टी अपॉन में 2। अब आप देख सकते हो कि जो एनर्जी का मान है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो जो चार्ज पार्टिकल होंगे उनकी एनर्जी का मान टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी। ये आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा था, थोड़ा बहुत याद हो तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने बता दिया आपको। चलो, अब थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूं, तो इस फॉर्मूले में एफ जो है ना यहाँ पे, वो है स्वतंत्रता की कोटि, स्वतंत्रता की कोटि, डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसके बाद मैं बात करता हूँ के हमारे पास बोल्ट्जमान कांस्टेंट है और टी हमारे पास टेम्परेचर है ही, इनके बारे में आप जानते हो नॉर्मली। अब इतना आपको पता चल गया है, मतलब E बराबर एफ के टी अपन में 2 फॉर्मूला कहाँ से है ये आपको पता चल चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, लैम्डा बराबर फॉर्मूला क्या है, एच अपॉन में पी, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला निकाला था, एच अपॉन में अंडर रूट 2 ME, ठीक है, अंडर रूट 2 ME ये फॉर्मूला निकाला था, अभी थोड़ी देर पहले जस्ट निकाला है, ठीक है। तो लैम्डा बराबर हमारे पास में एच अपॉन में 2M, ऐसे कैसे, और ई का मान मैंने उठाकर यहां से चिपका दिया, कितना रखा, एफ के टी अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ,
और लेमडा का मान मेरे पास कितना आ गया, एच अपॉन में अंडर रूट एम एफ के टी, ये मेरे पास मान आ गया। समीकरण नंबर 1 नाम इसको दे सकते हो आप। अब ये फॉर्मूला जो आपके सामने आया, लेमडा बराबर एच अपॉन अंडर रूट एम एफ के टी, ये किसके लिए आया है? ये आपका अनचार्ज पार्टिकल, मतलब जिन पार्टिकलों के ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट ही नहीं है, उन पार्टिकल्स के लिए वेवलेंथ लैम्डा का मान निकल के आ गया है। अब प्यारे बच्चों, अगर कोई प्यार प्रेम से मुझे बता सकता है तो बताओ फटाफट से, ऐसा कोई पार्टिकल बताओ जिसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। तो सबसे पहले आपके माइंड में नाम आएगा न्यूट्रॉन का, कि गुरुजी न्यूट्रॉन ऐसा पार्टिकल है जो ना तो प्लस और ना माइनस, ये होता है जीरो। तो यहां पर मैं आपको बताऊं, लैम्डा बराबर एच अपॉन में एम एफ के टी, और वो भी किस में, अंडर रूट में। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, और जहां पर आपका एम आएगा वहां पर आप यूज करना मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। चलो भैया, तो फॉर्मूले में जहां पर भी आपसे बोला जाए वहां पर इसका यूज कर लेना। अब सुनना, यहां पर 3 चीजें हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपने। कोई भी फ्री पार्टिकल है, मान लो अनचार्ज पार्टिकल, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है? मतलब 1D में, 2D में और 3D, तीनों डायरेक्शन में मोशन कर सकता है। तो लैम्डा का जो मान है आपको तीनों डायरेक्शन में निकालना पड़ेगा। तो यहां पर देखो, एच अपॉन में अंडर रूट में एम एन एफ के टी, ये आपका मान आ गया 1D के अंदर। अगर 2D में बात करोगे तो लैम्डा एन का जो मान आएगा एच अपॉन में अंडर रूट 2 mn f k t। अब आपको पता है कि आगे क्या आने वाला है, लैम्डा एन बराबर एच अपॉन में अंडर रूट 3 mn f k t। बताओ कोई दिक्कत किसी को है? नहीं होगी। अब उसके बाद तो सुनो, ये तो हमारे पास क्या हो गए, अनचार्ज पार्टिकल, ठीक है, जिनके पास कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो एक काम करो, फटाफट हेडिंग डालो और यहां से लिखना आरंभ करो और यहां तक लिख लो। एग्जाम मान लो आपसे 1 नंबर में 1.5 नंबर पूछ लेता है कि प्रूफ करो कि जो आपका न्यूट्रॉन है उसके लिए लैम्डा एन का मान एच अपॉन ये होता है, या फिर 2D के अंदर ये होता है। तो जिन बच्चों को पता ही नहीं है वो बच्चे वहां पे क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, और वो कहते हैं गुरुजी सिलेबस जो है, जो मतलब आपका पेपर आया था वो आउट ऑफ सिलेबस आया था। तो देखो वही बात है, फिजिक्स का कोई ओड नहीं है, फिजिक्स इन्फानाइट है, कैसा भी सवाल बन सकता है। लेकिन जहां तक पॉसिबल है पीएससी के अंदर जो लेवल आता है वो लेवल मैं आपको करवा रहा हूं। तो यहां तक उतारो, आपके जो कमेंट है वो भी मैं देख लेता हूँ, फटाफट उतारो लेकिन। देखो एक बार मैं चेक कर लूंगा, अगर कोई लेक्चर नंबर 15 और 16 के बीच में रह गया है, वैसे मेरे हिसाब से कोई ऐसा रहा तो नहीं है। कुछ सीक्वेंस अगर ऊपर नीचे हो गया होगा तो मैं चेक कर लूंगा। हाँ भाई, उतार लिया आपने? ठीक है, चलो भैया उतार लिया होगा, उम्मीद कर सकता हूँ। आगे चलता हूँ मैं, ठीक है।
अब सुनना, अब देखो इसमें कुछ समझाने वाली बात बिल्कुल नहीं है, जैसा डेरिवेशन है वैसा मैंने आपको करवा दिया, जैसा डी ब्रोगली ने समझाया था वैसा मैंने आपको समझा दिया एज इट इज, बस आपको प्रैक्टिस करके इसको हैबिट में लेके आना पड़ेगा। अब यहां पर आप स्टार करके डालो गैसीय आयनों के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, क्या लिखोगे यहां पे, गैसीय आयनों डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य यहां पे लिख लो आराम से, डी ब्रोगली वेवलेंथ, वेवलेंथ फॉर गैसेस मॉलिक्यूल। अब इनके लिए काम कैसे करेंगे, सुनो भैया, अब सुनो, यहां पर गैसीय आयनों के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का मान कैसे निकालेंगे, सुनो ध्यान से। यहां पर करना कुछ नहीं है, जो फॉर्मूला रहेगा सेम डिट्टो रहेगा, बस जहां पर आपको एम दिख रहा है ना फॉर्मूले के अंदर, उस एम की जगह आपको पुट करना है एम जी, बस। जैसे अब यहाँ पे लैम्डा जी, और जी मतलब यहाँ पे क्या है, गैस, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है, अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट हमारे पास में क्या है भैया, ये एम जी एफ के टी, ये मेरे पास किसका मान आ गया, लैम्डा जी का मान आ गया। अब ध्यान सुनना, लेकिन समझने वाली बात, समझने वाली बात यह है कि जो गैस के मॉलिक्यूल होंगे ना वो भी 1D 2D और 3D में गति करेंगे। अगर मैं यहाँ पे 1D की बात करता हूं ना, तो गैस मॉलिक्यूल के लिए एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसको मैंने नाम दिया था स्वतंत्रता की कोटि, जिसका नाम दिया था, उसका फॉर्मूला होता है 3n का के, अगर आपने पढ़ा हो सेकेंड ईयर के अंदर, सेकेंड ईयर में ये यूनिट नंबर थर्ड या फोर्थ में है, जहां पर एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला आता है 3n का के, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 1D की बात करेगा, देखो यहाँ पे n हमारे पास में क्या है, कि 1D में n बराबर 1D 2D 3D जो हमारे पास में है, और k हमारे पास में क्या है, k है नंबर ऑफ बॉन्ड, बंधों की संख्या, इसकी है बंधों की संख्या। तो यहां पर आप खुद चेक कर सकते हो कि अगर 1D में कोई मॉलिक्यूल होगा तो उसके लिए एफ, ये हमारे पास 3 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 1 और माइनस का 0 बराबर 3, तो यहाँ पे एफ का मान कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लैम्डा जी इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 3 mg, और आगे आपको पता ही है के टी, ये 1D के लिए है। अब एग्जामिनर सवाल पूछ लेता है मान लो आपसे 3 नंबर के अंदर, कि प्रूफ करो कि 1D के अंदर किसी भी गैसीय मॉलिक्यूल के लिए वेवलेंथ का जो मान होगा एच अपॉन 3 mg/kT होगा। अब आपके वहां पे फ्यूज उड़ गए, अब आप सोचते हो कि आउट ऑफ सिलेबस सवाल आ गया। अब उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूं 2D की, तो इसके अंदर क्या होगा, एफ का जो मान होगा 3 × 2। अब देखो 2D के अंदर क्या होता है, मैं यहाँ पे माइनस का 1 लिखूंगा, अब के का मान 1 आ गया मान लो, सपोज करो, आप कहोगे गुरुजी कैसे आ गया। 2D में क्या होगा, जैसे ये हमारे पास में दो मॉलिक्यूल हैं, दो मॉलिक्यूल के बीच में ये जो बॉन्ड आपका है, बंध जो है, इसकी संख्या कितनी है, एक, तो यहाँ पे एक आ गया, बस काम खत्म, ठीक है। वैसे अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे 3D की, तो यहाँ पे एफ 3 × 3 माइनस का आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 3। अब ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर 3D में मैं 3 मॉलिक्यूल लूंगा तो ये बन गया मेरे पास 3D 1 2 3, ठीक है।
और यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज मत हो ना आप। यहाँ पे अगर आप कहीं सोच रहे होंगे गुरुजी एन का जो मान है ये आप 1 2 3 1D 2D 3D के हिसाब से ले रहे हो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर रहे। यहाँ पे जो एन है, कैपिटल एन, ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कणों की संख्या। मतलब अगर मैं यहाँ पे 1D में 1 मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, 2D में 2 मॉलिक्यूल ले लिए, 3D में 3 मॉलिक्यूल ले लिए मैंने, तो उस हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपको पता है फॉर्मूला आपके सामने है। जैसे ये अपने पास लैम्डा जी इक्वल टू एच, और सपोज करो यहाँ पर एफ का मान कितना आएगा, 9 में से 3 गए तो कितना बचेगा हमारे पास, 6। तो यहाँ पे एच अपॉन कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 mg/kT। ये आपका 3D के लिए लैम्डा जी मान आ गया। 2D के लिए भी आप निकाल सकते हो, एच अपन कितना आ जाएगा, √mg/5kT आ जाएगा। बस काम खत्म। तो गैसीय मॉलिक्यूल के लिए आपको किस प्रकार काम करना है वो यहां पर दिख गया। एक बच्चा मेरे पास कल कॉल करता है, वो कहता है गुरुजी फिजिक्स पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट कम आ रहा है, आप सेकेंड ईयर में पढ़ाते थे तो और भी इंटरेस्ट आता था, लेकिन थर्ड ईयर में नहीं आ रहा। मैं क्या कह रहा हूँ, फर्क पड़ता है सब्जेक्ट का। आपने सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी होगी, मैथमेटिकल मैंने पढ़ाई थी, और थर्मो मैंने पढ़ाई, ये उन सभी से अलग है। यहाँ पे जो डेरिवेशन कंपेयर करोगे आप, थोड़े डिफरेंट हैं, और इंटरेस्ट आपको खुद को बनाना पड़ेगा। अब आपके मन में यहाँ पे और भी सवाल उठने चाहिए, ठीक है। हालांकि जितने भी सवाल है, जो भी आपके मन में आएंगे सब मैं यहाँ पे बता देता हूँ, लेकिन फिर भी ये कोई सवाल रह जाता है तो आप मुझे बता सकते हो। तो यहाँ पे गैसीय आयनों के लिए जो यहाँ पे लैम्डा का मान है, ये हमारे पास 1, या आपके पास 2, या आपके पास 3। लिख लो इनको फटाफट, सीक्वेंस वाइज आराम से लिखो, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ भाई, तो अभी देखो आज के लेक्चर में मैंने आपको चार्ज पार्टिकल के बारे में नहीं बताया, अनचार्ज पार्टिकल और आपके गैसीय मॉलिक्यूल जो है उनके लिए लैम्डा कैसे निकालना है वो मैंने बता दिया आपको। अब नेक्स्ट जो लेक्चर अपन करेंगे ना, ये लेक्चर थोड़ा छोटा है, ठीक है। और अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें प्रॉपर टाइम अपने 5 बजे क्लास होगी कल, और उस लेक्चर में चार्ज पार्टिकल के बारे में बात करेंगे अपन अब, ठीक है। देखो मैं तो एक छोटा सा नियम बताता हूं आपको। आप में से बहुत सारे बच्चे मतलब सिलेबस को लेकर काफी टेंशन करते हैं कि गुरुजी क्लास टाइम पे नहीं होती तो हमारा सिलेबस नहीं हो पाएगा। मैं तो एक बात कहता हूँ, सिंपल नोट लिख के, कि जो मैं पीछे करवा दूं ना, जो मैटर, अगर वो आपको याद है तो ये मान लेना आपका काम कंप्लीट है। और अगर आपको कुछ भी याद नहीं है पीछे का, और फिर भी आप मुझसे कह रहे हो गुरुजी सिलेबस कब होगा, कैसे होगा, टाइम पे होगा नहीं होगा, मैं क्या कह रहा हूं, आप पे मतलब कोई मतलब ही नहीं है उस चीज का, ठीक है। तो आप देख लो, अगर आप मेरे से पूछ रहे हो आपको पूरा याद है तो अच्छी बात है, ठीक है, और मैं सिलेबस करवा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। बाकी अगर आपको पीछे का याद कुछ भी नहीं है तो आपका पूछने का भी फर्ज नहीं बनता कि सर सिलेबस कब तक होगा, क्लास क्यों नहीं हो रही है, ठीक है। तो अभी यहां तक आप पूरा एकदम प्रैक्टिस कर लेना आराम से, कल के लेक्चर में अपन पूरा ये जो डी ब्रोगली वाला है कंप्लीट कर देंगे, और उससे अगले लेक्चर में
आपका इसका जो हाफ पार्ट है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि 3 नंबर का मैटर जो है वो आपका 100% तैयार हो जाएगा, और फिर बाकी छोटे छोटे सवाल जो आएंगे वो तो आएंगे ही इसके अंदर से। ठीक है, तो 5 नंबर का मैटर तैयार हो जाएगा, बाकी 3 नंबर का मैटर जो ऑपरेटर वाला पार्ट है वो जिसको पढ़ना वो पढ़ लेगा, जिसको नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ेगा। बाकी मैं तो दोनों पार्ट यहाँ पे करवाने वाला हूँ, दोनों पार्ट करवाऊंगा मैं तो। ठीक है, चलो भाई, आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल के लेक्चर में। धन्यवाद।